हेलो गाइस, इट्स जैम से क्या हालचाल। एक मजेदार खबर सामने आई है। इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक अनाउंस किया है कि वो अगले 2 साल के अंदर यानी कि 2026 के मिड तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की प्राइस बराबर हो जाएगी। जी हाँ, अभी ईबीएस थोड़ी महंगी है परचेज के टाइम पे, लेकिन सालाना और मेंटेनेंस के हिसाब से वो ऑलरेडी सस्ती पड़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए में एक ईबी चलाने का साल के फ्यूल के कॉस्ट $485 है, जबकि पेट्रोल पे लगता है $1117। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 और 2027 के बीच ग्लोबल ईबीएस का प्राइस और भी कम होगी। यूरोप में तो 2025 तक इलेक्ट्रिक शाफ्ट पेट्रोल शाफ्ट इक्वल हो जाएंगी और इंडिया में 2026 के आसपास ये बराबरी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस और बैटरी कॉस्ट। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है और आने वाले कुछ समय में आपको शोरूम में पेट्रोल, डीजल और ईबीएस लगभग सेम प्राइस में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाए एक नए युग के लिए, जहाँ पेट्रोल और इलेक्ट्रिक की रेस खत्म होगी और आम जनता को मिलेगी सस्ती और इको फ्रेंडली राइड। वैसे आपको ये फैसला कैसा लगा? तो चलिए अब बात करते हैं अनिल अंबानी के बारे में। एसबीआई ने ऑफिशियली अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, ये वही अनिल अंबानी है जिनका नाम एक टाइम पर इंडिया के टॉप बिलियनर लिस्ट में आता था। 13 तारीख को एसबीआई ने क्लियर नोट लिखकर आरबीआई को इन्फॉर्म किया कि अनिल अंबानी का लोन अकाउंट फ्रॉड है और अब तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी फॉलो कर लिया है। मतलब एक तरफ से डबल धमाका हो गया। सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया। अनिल अंबानी के मुंबई वाले घर पर रेड मार दिया। एलिगेशन है कि 2929 करोड़ का लोन फ्रॉड हुआ है। अब अनिल अंबानी का कहना है कि उन्हें अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने बोला बाकी डायरेक्टर्स के नाम हटा दिया है, पर मेरा नाम क्यों? ये सिलेक्टिव टारगेटिंग है। मतलब थोड़ा सा बॉलीवुड डायलॉग जैसा लगता है ना, लेकिन जो भी हो, कहानी अब कोर्ट रूम और इन्वेस्टिगेशन रूम दोनों जगह चलेगी। एक तरफ एसबीआई और सीबीआई का फुल एक्शन मोड और दूसरी तरफ अंबानी जी का डेनियल और लीगल फाइट। तो दोस्तों, आप देखना है कि कॉर्पोरेट स्कैम सागा का नेक्स्ट एपिसोड कहाँ तक जाता है। क्या अनिल अंबानी अपने नाम को क्लियर कर पाएंगे या फिर ये केस बनेगा इंडिया का अगला बड़ा फाइनेंशियल थ्रिलर? तो चलिए अब बात करते हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में। दोस्तों, ऋतिक रोशन और जे रेंडर की फिल्म वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रहा है। सिर्फ 11 दिन में इस फिल्म ने इंडिया में 217 से 221 करोड़ कमा लिया है। वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन अब 330 करोड़ के करीब पहुंच गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस फिल्म ने अब थक्स ऑफ हिंदुस्तान के लाइफ टाइम कलेक्शन 335 करोड़ को बीट कर दिया है। मतलब वॉर 2 ने ऑफिशियली अपनी जगह बना लिया सुपर हिट फिल्म के लिस्ट में। लैंग्वेज वाइज बात करें तो हिंदी वर्जन ने इंडिया में 150 करोड़ कमाया है और तेलुगु वर्जन ने 52 करोड़ कमा लिया है। डे 11 पर हिंदी ऑक्यूपेंसी 21.6% और तेलुगु ऑक्यूपेंसी 20.5 करोड़ रही है। बाय द वे, वॉर 2 ने अपना दम साबित कर दिया है, थक्स को भी पीछे छोड़ दिया है और अब अगली रेस 350 करोड़ क्लब को क्रॉस करना। तो चलिए अब बात करने वाले एक्ट्रेस स्वासिका के बारे में। मलयालम एक्ट्रेस स्वासिका ने एक शॉकिंग बात शेयर की है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपकमिंग तेलुगु फिल्म पेड्डी में सुपरस्टार रामचरण की माँ का रोल मिला था। फिर स्वासिका ने कहा, जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई। रामचरण मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले करूँ, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। अभी मेरे करियर का सही वक्त है और मैं ऐसे रोल्स के लिए तैयार नहीं हूँ। यार देखो, स्वासिका की एज 33 है और रामचरण की 40 है, तो इतना छोटा बड़ा और माँ का रोल कैसे निभाएंगे? इसीलिए उन्होंने ये ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। फैंस अभी से इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड है और इस न्यूज से तो और भी इंटरेस्टिंग हो गई जब पता चला कि स्वासिका को रामचरण की माँ का रोल मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्वासिका ने ये सही डिसीजन लिया या उनको ये रोल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? फिर दोस्तों, हैदराबाद से एक डरावनी खबर सामने आई है। हैदराबाद के हिस्से मेडीपल्ली एरिया में पति ने अपने 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक पति ने पहले उसका गला घोटकर जान ली, फिर बॉडी को टुकड़ों में काट दिया, मतलब सब कुछ काट दिया। हाथ, पैर और सिर को उसने म्यूजी रिवर में फेंक दिया, जबकि तोरसो घर में ही छुपा रखा था। इसके बाद वो अपनी पत्नी को मिसिंग दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ में उसका झूठ पकड़ लिया। अब एनडीआरएफ और डाइवर्स की टीम मिलकर मौजी रिवर में बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रहा है। पति को अरेस्ट कर लिया गया है और केस की जांच जारी है। ये घटना सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस की एक भयानक तस्वीर है। फिर दोस्तों, एक दिल देने वाला केस सामने आया है नोएडा से। नोएडा के सीसरा विलेज में एक 26 साल की महिला जिसका नाम है निक्की, उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ ने मिलकर जिंदा जला दिया उसको, और ये सब उसके छोटे से बच्चे के सामने किया। जी हाँ, वो दहेज के लिए हस्बैंड और उसके परिवार ने 37 लाख रुपए की डिमांड रखी थी और शादी के समय स्कॉर्पियो कार, रॉयल इनफील्ड बाइक, कैश और गोल्ड ऑलरेडी दिया गया था, लेकिन इनकी लालच खत्म नहीं हुई। वो घटना के दिन इन्होंने निक्की को पकड़कर घर में बहुत ही मारा, उसके बाल को पकड़कर घसीटा, फिर उस पर एक जानलेवा केमिकल डाला और फिर लाइटर से आग जला दी। फिर बच्चे ने खुद पुलिस को स्टेटमेंट दी थी। उसने बोला कि मेरी मम्मी पर कुछ डाला था, फिर उनको थप्पड़ मारा और आग लगा दी। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा अपने माँ को इस हालत में देख रहा था। फिर वो घटना के बाद निक्की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर सफदरजंग दिल्ली में शिफ्ट किया गया, लेकिन अफसोस उसने वह दम तोड़ दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जब हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए गया तभी वो भागने लगा, बट तभी पुलिस ने उसके टांग पर गोली मार दी एंड वो अभी हॉस्पिटल में है और कस्टडी में रखा गया है। मदर इन लॉ को भी पुलिस ने पकड़ लिया। इस बड़े केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। लोग डिमांड कर रहा है कि ऐसे दोहरी के शैतानों को फांसी मिलना चाहिए। दोस्तों, सवाल ये उठा है कि 21 सेंचुरी में भी एक महिला को पैसे के लिए जलाकर मार दिया जाता है। क्या हमारा समाज अभी भी इतना पीछे है? आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? फिर दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। टीम इंडिया के जैसे
स्पॉन्सरशिप को लेकर ड्रीम 11 जो अब तक इंडिया क्रिकेट टीम का ऑफिशियल जर्सी स्पॉन्सर था, अब एशिया कप 2025 से पहले ही डील से बाहर हो गया। रीजन है नया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसमें रियल मनी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बैन लग चुका है। इसी वजह से अब ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप कंटिन्यू करना नहीं चाहता। बीसीएस सेक्रेटरी देवजीत ने साफ साफ कहा है कि बोर्ड सिर्फ वही करेगा जो इंडिया लॉ के अंदर अलाउड है, मतलब कोई भी इलीगल स्पॉन्सरशिप या पार्टनरशिप अब पॉसिबल नहीं होगी। इसी के साथ बीसीसीआई ने ऑफिशियली ड्रीम 11 के साथ अपना टाई अप खत्म कर दिया है और अनाउंस किया है कि आगे से वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं करेगा। अब एशिया कप के लिए बहुत कम टाइम बचा है। टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 9 सितंबर से, इसीलिए बीसीसीआई ने नए जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए फ्रेश बीट्स बुलाने का फैसला लिया है। लेकिन अब स्पॉन्सर फाइनलाइज नहीं होता, तो हो सकता है कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेले। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।